तो देखो, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम ये कहां पे शुरू हुआ। अभी अप्रैल 2022 की बात है। तो उत्तर क्या होगा इसका? कर्नाटक। अब देखो, क्वेश्चन के एनालिसिस तो आपने कई जगह देख लिए होंगे, लेकिन इसमें आपको स्पेशल क्या मिलेगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कब पढ़ा था, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। ये देखिए आप, अभी हाल ही में भारत का डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहां पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। अब देखो, पूरे क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता हूं, वरना जो वीडियो है वो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि लगभग आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 से 30 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से ही दिखाने वाला हूं। और सारे क्वेश्चन अगर मैं प्ले करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया है, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको बताया लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। अब देख लो, टोटल लगभग 150 क्वेश्चन उसमें थे पेपर में, 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के थे। तो कितना वेटेज रखता है करंट अफेयर्स? ये यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम है, जैसे राजस्थान में होता है ना आरएस का एग्जाम, उसी तरह से। अब वैसे आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटे लेवल का एग्जाम हो चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो, प्रश्न तो यहीं से बनेंगे। हालांकि इस तरह के एनालिसिस वाले वीडियो हम बनाते नहीं है, क्योंकि टाइम की कमी रहती है। अब हर एग्जाम में क्वेश्चन तो फंसते ही हैं, स्टूडेंट्स बताते हैं आगे आकर के कि इतने प्रश्न आए, इतने प्रश्न आए। तो सारे तो वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि चलिए बताइए, बनाइए बनाइए बनाइए। तो हमने कहा चलो बना ही देते हैं, और हमने कहा चलो बना ही रहे हैं तो कुछ स्पेशल करते हैं। स्पेशल क्या करा, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया, एग्जाम का क्वेश्चन है। अब मैंने कहा इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को मैंने खुद से ढूंढा है कि हमने कब कब इसको पढ़ाया, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि हाँ देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन छपा है। अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा होगा, रेगुलर बेसिस पे देखा होगा, तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपको आंसर लगाने में। चलो आगे प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आपका था, तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? अब आप लोग बताइए, सच में बताइए, कसम खा के बताइए, ये प्रश्न कितना ईजी था। तो इसका आंसर क्या होगा कि अभी हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो आंसर होगा सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन। और सबसे बड़ी बात, आप में से जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं हमारा, आपने तो ये प्रश्न एक ही बार पढ़ा होगा जब हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाया। लेकिन आप उन स्टूडेंट से पूछिए जो रिवीजन वाला वीडियो भी देखते हैं, तो उसमें ये प्रश्न उन लोगों ने कई बार रिपीट किया है, कम से कम 100 बार ये प्रश्न उन्होंने रिवाइज किया है। और वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो क्या ही बात है, रट गया होगा ये। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, रिवीजन वाला वीडियो जरूर देखा करो। रिवीजन मतलब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन ही तो होता है। तो अगर आप खुद से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं डेली पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित है। अगर खुद से आप रिवीजन कर लेते हो तो फिर तो मैं बोलूंगा मत देखो ये वीडियो, मैं खुद ही आपको बोलूंगा। लेकिन अगर नहीं निकाल पाते हो टाइम, तो ये वीडियो आप जरूर देखो। अगला देखते हैं। चलो, ये देखो, कई बार रिपीट किया है कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा था? ऑपरेशन गंगा। और जब भी ऑपरेशन गंगा के बारे में हमने पढ़ा है, एक और ऑपरेशन हम पढ़ते थे, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए हमने जो ऑपरेशन चलाया था वो ऑपरेशन देवी शक्ति था। अगर एग्जामिनर ऑप्शन में देवी शक्ति भी डाल देता तो भी आप यूं नहीं कह सकते थे कि कंफ्यूज हो गए। रटा इतनी बार रट लिया हमने। आप वीडियो में भी देख सकते हो, वीडियो भी दिखा रहा हूं मैं आपको साथ के साथ। फरवरी 2022 में भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला है? तो आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। अच्छा, एक प्रश्न ये रहा, स्वनिधि योजना ये किन के लिए है? आपको पता है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए है। कोरोना काल में बहुत दिक्कत आई थी तो सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इसमें उनको लोन देंगे 10,000 रुपए का। अब देखो, ये जो योजना है ये 2020 में शुरू की गई थी। अब जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हर क्वेश्चन का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि देखो ये प्रश्न हमने यहां पे पढ़ा था। और यकीन मानिए, आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, इसमें मुझे बहुत समय लगा है, इसलिए वीडियो लाने में भी मैं लेट हो गया। एक आध दिन पहले आ जाना चाहिए था ये, लेकिन यही कारण है कि मैं इसको लेट लेकर के आया। टाइम ही बहुत लगा। एक तो मैं अकेला हूं, टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी करना है तो टाइम बहुत लग गया। इसको बनाने के लिए मैं सुबह बैठा था और शाम को उठाऊं। यकीन मानो मेरा, मैंने इसके लिए खाना तो छोड़ो, अभी गर्मी का समय, मैं नहाया तक नहीं हूं। अभी गर्मी में कोई बिना नहाए रह सकता है क्या? चलो बिना खाना खाए तो रह लेगा, बिना नहाए रहा जाएगा क्या? अब आप कहोगे कि नहाने में तो 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, कितने ही लगते हो। लेकिन बस मैंने सोच लिया था जब तक ये पूरे नहीं कर लूंगा मैं उठूंगा नहीं। लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन्हें मैं ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि
एक एक PDF खोल करके देखना कि कब क्वेश्चन आया था, कैसे आया था, कहाँ पे मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये 2020 का, इतना तो मेरे पास पुराना डेटा भी नहीं है अभी। लेकिन आप कह दोगे इसे देख करके कमेंट बॉक्स में बताना हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा। कई बार जब इस तरह की योजनाएं आती है तो पुरानी योजनाओं को हम रिवाइज करते हैं, वहाँ पे भी मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया है। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है कसम से, तो प्लीज़ वीडियोज़ को सपोर्ट ज़रूर करना, कम से कम मेरी मेहनत को सपोर्ट ज़रूर करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों तक, हर दोस्त तक इसको पहुँचाना है, हर ग्रुप तक इसको पहुँचाना है। और हाँ, अगर लगेगा कि ये वीडियो सफल हुआ बनाना, तो अगली बार से मैं कोशिश करूँगा, सारे तो नहीं, जितने एग्जाम्स का मैं एनालिसिस बना सकूँ, कम से कम करंट अफेयर्स, हम लोग करंट अफेयर्स भी बनाते हैं, तो उसमें से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो लाइक और शेयर अभी से कर देना। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो, ये एक अच्छा प्रश्न था, ये इतना आसान भी नहीं था वैसे, कि विधानसभा के अध्यक्ष जो अभी नए बने हैं, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में दिया हुआ है ये। लेकिन अगर आप ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ये डी वाला ऑप्शन आप देखो, ये हमने कई बार पढ़ा है, रितु खांडेरी। क्या बात है, इनकी खास बात क्या है, क्यों पढ़ा था हमने इसको? क्योंकि ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और जब भी उत्तराखंड वाला क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं। तो आप देखोगे डी वाले का उत्तर होगा 4, तो यहां से 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दोगे, तो आपका ऑप्शन बचता है ए और डी। तो ए और डी में से आपको सेलेक्ट करना है। अब बस खेल यहां पे फंस जाता है, 50-50 वाली बात है। लेकिन जब इस क्वेश्चन को मैंने लगाया था ना, मैं आपको बताऊं, इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने आपको एक ही ऑप्शन, ये रितु खांडेरी वाला हम लोगों ने पढ़ा है, वही मेरे को याद आया। अब मैंने थोड़ा सा ऑप्शंस को देखा, रमेश तावड़ेकर, मेरे को लगा इनका संबंध जरूर गोवा से होगा, ये गोवा के रहने वाले हैं, क्योंकि कई बार मूवीज वगैरह देखते हैं तो एक हवलदार टाइप का व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है तावड़े, तावड़े। तो बस यही सोच करके मैंने इसको तुक्का लगा दिया, तुक्का ही समझे, ये तुक्का ही है। मैंने कहा तावड़े नाम का व्यक्ति तो गोवा में ही हो सकता है, मणिपुर पंजाब में तो नहीं हो सकता। और देखो सही उत्तर भी यही था, यानी कि इसने उत्तर सामने ही दे दिए हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अच्छा क्वेश्चन था ये वैसे। अगला देखते हैं, इसका भी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, रितु खांडेरी हमने कब पढ़ा था। अब मैंने मेहनत करके सारे क्वेश्चन निकाले हैं, तो उसे देख ही लो थोड़ा थोड़ा डिटेल। अभी हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बन गई है? तो आंसर होगा रितु खंडूरी। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिटेल में, भाई एग्जाम भी लेवल का है तो थोड़ा सा डिटेल में तो जाना ही बनता है, कि नई दिल्ली के किस इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री म्यूजियम में परिवर्तित किया गया? आप तो ये उत्तर तो बता ही दोगे। अगर मैं पूछूं कि कहां पे इसका उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। लेकिन किस इमारत की बात पूछ रहा है, तो आंसर होगा 3 मूर्ति भवन। एक्चुअली में भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जो आवास था, जो भवन था, उसे 3 मूर्ति भवन कहा जाता था, और अभी इसी भवन को प्रधानमंत्री म्यूजियम में बदल दिया गया। ये अच्छा प्रश्न था। अगला देखते हैं। हाँ, इसका भी आप वीडियो देखिए। देखो कि अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री म्यूजियम। तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला देखते हैं हम। अगला देखो, बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबको पता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पुराना क्वेश्चन है ये, अभी 2022 का नहीं है, 2020-21 का है ये। तो ये क्वेश्चन मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन आपको पता है, ये सबको पता होगा। अच्छा देखो, अगर आपसे वो सौर ऊर्जा में प्रश्न घुमा करके ये पूछ लेता कि अभी 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा बना, तो आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि मिलेगा आपको उड़ीसा में। और इसी तरह से एक एयरलाइन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। हाँ, सौर ईंधन को इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी स्विस एयरलाइन। और अगर आपसे पूछे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा जो कि 100% सौर ऊर्जा से चलता है, वो कौन सा बना था, तो आंसर होगा पुडुचेरी एयरपोर्ट। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखे हैं और कई बार पढ़ रखे हैं। रिवीजन वाले वीडियो में तो आप लोग इसको रिवाइज करते ही रहते हो, मतलब एक प्रश्न आता है इससे संबंधित, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप लोग रिवाइज करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी। बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, आसान तो लगेगा ही सही, आप सभी होशियार जो हो, आसान तो लगेगा ही सही, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है इसके लिए, और मेहनत के आगे सब चीज़ आसानी लगती है। अगला देखते हैं हम। अब देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, और ये थोड़ा सा और डीप में जाकर के पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर से इन देशों को जमाइए। देखो जब भी इस तरह की रैंकिंग वगैरह हम पढ़ते हैं तो हम 2 ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं, भारत की रैंक क्या होगी और सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कौन है, यानी कि स्टार्टिंग के 3, और कभी कभी हम लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लेकिन इसमें उससे बियॉन्ड जाकर के प्रश्न को पूछा गया। कम से कम इस प्रश्न के लिए आपको टॉप 10 अगर देशों के नाम याद होंगे तो ही इस प्रश्न को आप छू सकेंगे। और यहाँ पे प्रश्न को देख करके आपको अचंभित नहीं होना है, क्योंकि लेवल का क्वेश्चन है। हमने कहा सबसे बड़ा एग्जाम है स्टेट का ये, तो इतना तो बनता है। तो उत्तर मैं आपको बता दूं, सबसे इन 4 देशों में बात करेंगे तो सबसे ऊपर रैंक थी हांगकांग की, फिर ऑस्ट्रेलिया था, फिर जापान था और रशिया था। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो ये रहेगा इसका सीक्वेंस।
बाकी फर्स्ट पे कौन रहा और भारत कौन से स्थान पे रहा था, तो उसके लिए ये रहा वीडियो, ये हमने पढ़ा है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे रहा, तो आंसर होगा नॉर्वे। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पे रहा है। और भारत 131वें नंबर पे रहा है टोटल 189 देशों की रैंकिंग में। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी किसने किया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको रिलीज किया है, जिसमें टॉप पे रहा नॉर्वे, सेकंड पे आयरलैंड रहा, तीसरे पे रहा स्विट्जरलैंड और भारत 131 नंबर पे रहा है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 को किसने जीता? तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन को ही देख लीजिए जो हमने पढ़ाया था, वैसे ही क्वेश्चन उठ के आया है। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में विमेन्स सिंगल का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा पीवी सिंधु ने। तो भारतीय शटलर हैं ये पीवी सिंधु, और अभी इन्होंने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में भारत की मालविका बंसोड़ को हरा करके ये खिताब जीता है। जबकि अगर मेन सिंगल टाइटल की बात करेंगे तो फाइनलिस्ट को कोविड-19 से संक्रमित होने पर मेंस फाइनल को नो मैच घोषित कर दिया। तो वुमेन सिंगल का नाम आपको याद रखना है, जीत लिया पीवी सिंधु ने। अच्छा, यहाँ पे एक बात हमने और पढ़ी थी कि एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी है, इसका संबंध क्रिकेट से है। अब ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा, आप लोग बताइए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसको किसने जीता था, किसको हरा करके, बताओ आप। देखो अगला प्रश्न ये है कि कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता था? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? साजन प्रकाश। ये देखो मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था और आपको याद होगा आर माधवन के जो बेटे थे, हम लोगों ने पढ़ा था, शायद आपको याद भी हो, उन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। तो कम से कम उनका नाम तो आपको याद होगा। तो उसी टूर्नामेंट की बात है जब इन्होंने गोल्ड जीता था। ये देखो आप, तो सबूत आपके सामने है। हाल ही में किस भारतीय तैराक ने दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता? आंसर होगा साजन प्रकाश, इनका नाम आपने। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, मैंने डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में आप लोगों को एक बात बोली थी कि कई सारे जो करंट अफेयर्स वाले वीडियोस आप लोग देखते होंगे दूसरे चैनल्स में, वहां पे आपको एक बात जरूर सुनने को मिलेगी, इसमें सारे प्रश्न हमारे तरफ से आए थे। ये देखो, ये प्रश्न हमने पढ़ाया था, ये प्रश्न हमने पढ़ाया था। अच्छी बात है, देखो सब पढ़ा रहे तो सबके प्रश्न तो बैठने, ये प्रश्न अलग तो आएंगे नहीं, लेकिन उनमें से कोई ये नहीं बताएगा कि देखो ये क्वेश्चन आया था, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ाया। लेकिन मैंने आपको बताया था, मैं आपको वो प्रश्न भी बताऊंगा करंट अफेयर्स के जो हम लोगों ने नहीं पढ़ाए हैं लेकिन वो आए हैं। मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को क्वेश्चन पता लग सके, इसीलिए तो एनालिसिस कराया जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक नया दिन हम लोग मनाएंगे डॉल्फिन डे, पढ़ा था हम लोगों ने, ये देखिए आप वीडियो में देखिए। 2022 से किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। तो कब? 5 अक्टूबर को। और इस बार काफी सारे नए दिन हम लोगों ने देखे हैं जो स्टार्ट हुए हैं। जैसे मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ये डॉल्फिन डे तो आपने देख ही लिया 5 अक्टूबर को। एक इस्लामोफोबिया डे याद रखना, आने वाले एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, 15 मार्च को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाएंगे 27 दिसंबर को। और 27 दिसंबर से एक दिन पहले होता है 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे ये हम 16 जनवरी को मनाएंगे। पराक्रम दिवस तो आप जानते ही हो, 23 जनवरी को मना रहे हैं हम एक आध साल से। और जनजातीय गौरव दिवस भी आप जानते हो 15 नवंबर को मनाते हैं। एक भाला फेंक दिवस भी आप याद रखना 7 अगस्त को। और इसमें से जो भी अच्छे स्टैटिक वाले प्रश्न निकलेंगे ना, उन सभी प्रश्नों को मैं आपके रिवीजन वाले वीडियो में जोड़ने वाला हूं। तो एक बार फिर ये सभी क्वेश्चन आपको वहां पे रिवाइज करने को मिलेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक प्रश्न ये आया था, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि वन क्षेत्र में वृद्धि सबसे ज्यादा किस राज्य में देखी गई? तो आपको याद होगा ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अफसोस ये मुझे मिल नहीं पाया, काफी कोशिश करी मैंने। तो इसका उत्तर तो होगा आंध्र प्रदेश। मैं आपको डेटा याद दिलाता हूं, शायद आप लोगों को याद आ जाए। अगर पूछा जाए कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां पर है वन क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश आंसर होगा और सबसे कम है हरियाणा में। परसेंटेज वाइज अगर आपसे पूछते तो सबसे ज्यादा है मिजोरम में, सबसे कम है हरियाणा में। और वृद्धि के मामले में अगर आपसे पूछे तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। याद आया आपको? पढ़ा था हम लोगों ने, ये याद आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अब देखो, एक प्रश्न आपसे ये पूछा था स्पोर्ट्स का ये कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले और 2026 वाले, ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, बताना है कौन सा किसमें सही है। तो आपको कई बार रटवा रखा है,
2022 के जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये कहाँ पे होने हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले 2026 वाले कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। याद आया? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। यकीन नहीं आता? ये वीडियो देखो, पहले ये करके दिखाओ। ये लो वीडियो कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पे होंगे? तो आंसर होगा विक्टोरिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य ये 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आप जानते होंगे 2022 के जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स है ये कहाँ पे होने हैं? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और 2022 के ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसमें T20 क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन इस बार केवल महिला क्रिकेट टीम ही हिस्सा लेंगी। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। एक देखो ये प्रश्न रहा आपका, ये हमने जनवरी के आसपास पढ़ा था। ये प्रश्न एक रैंकिंग आई थी आईटी ब्रांड्स के मामले में, उसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है क्या? आपको बताया एक्सेंचर ये फर्स्ट नंबर पे थी और टीसीएस ये सेकंड नंबर पे आ गई थी। और ये देखो आपके सामने ये रहा सबूत। फिर बताइए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा टीसीएस। तो ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2022 की रिपोर्ट के अनुसार टीसीएस और इन्फोसिस दुनिया की टॉप 25 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जबकि विप्रो 7वें पे है, एचसीएल 8वें पे है, टेक महिंद्रा 15वें स्थान पर है। और टॉप पर कौन है? तो एक्सेंचर, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान और मजबूत आईटी सर्विस ब्रांड है। अच्छा, ये भी आपको प्रश्न देखते ही खुश हो गए होंगे, याद आ गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम की जो फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 आई थी उसके अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? दूसरे नंबर पे पूछ रहे हैं, जो कि भारत का शहर था। आपको याद है पहले नंबर पे? अरे मैं क्यों बता रहा हूं, आप ये खुद वीडियो देखो ना, देखो तो सही। हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मामले में कौन शीर्ष पर है, टॉप पर है? तो आंसर होगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। तो अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, जिसमें भारत के मुरादाबाद शहर को विश्व का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जबकि इस लिस्ट में बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका वो पहले स्थान पर है। अच्छा देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं फिर। अच्छा ये अच्छा प्रश्न है, ये देखो ये वो प्रश्न है जो हम लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन इसमें ये पॉइंट हम लोगों ने नहीं पढ़े थे। जब लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था हमने सब पढ़ा, इनको कब भारत रत्न मिला था, किस देश ने इनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, इनके नाम पे अभी क्या क्या बन रहे हैं, कहाँ पे जन्म हुआ था, कहाँ की रहने वाली थी। लेकिन उससे हट करके इसने ये अच्छा प्रश्न पूछा है कि लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। तो आंसर होगा यस। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो इसका भी आंसर होगा यस। ये मैं मान सकता हूँ ये प्रश्न आपसे नहीं बना होगा, ये हमने पढ़ाया भी नहीं था, क्यों झूठ बोलूँ, सही बात है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक, तो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख करके आप लोग खुश हो जाएंगे, इसलिए उसने खुशहाली सूचकांक दे दिया। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ, तो आप तो ये वीडियो देखो कि अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे कौन सा देश है? तो आंसर होगा फिनलैंड। अच्छा पहले तो ये देख लीजिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन, जिसमें बताया गया है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। और ये लगातार 5वें साल इस इंडेक्स में टॉप पे है, यानी कि पहले पे फिनलैंड हो गया, दूसरे पे डेनमार्क हो गया, तीसरे पे आइसलैंड है। और बात करें इस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तो इस इंडेक्स में टोटल 146 देशों को रखा गया है, जिसमें भारत 136 नंबर पर है। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन बनी थी? और देखो इस प्रश्न की खास बात यह है कि जो सारे इसने ऑप्शन भी रखे ना वो भी सारे इसी से रिलेटेड है, मतलब किसी ने किस तरह का कोई ना कोई इसी तरह का पेंजेंट वाला खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा कैरोलिना। और ये किस देश की है? तो उसके लिए आप ये वीडियो देखो जब हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कैरोलिना बिलावस्का ने। तो कैरोलिना बिलावस्का का नाम अब आपको याद रखना है। और ये है कहां से? पोलैंड से है। और अभी इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। ये इसका कौन सा संस्करण है? 70वां।
तो आप क्या कहोगे कि 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है और आप लोगों ने नोटिस किया होगा डेली करंट अफेयर्स में जब भी नीति आयोग से कोई प्रश्न आता है तो ये प्रश्न मैं आपको जरूर रिवाइज करवाता हूं। देखो प्रश्न क्या है कि अभी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत टॉप 3 स्टेट्स आपसे पूछ लिए हैं। इसमें हमने 3 कैटेगरी में बात की थी, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में, लेकिन इसने बड़े राज्यों में ही पूछ लिया टॉप 3। अब आप कहोगे उसमें तो हमने टॉप पढ़े थे कि बड़े राज्यों में ये टॉप है, छोटे राज्यों में ये टॉप है, यूनियन टेरिटरीज में ये टॉप है। लेकिन खास बात ये देखो प्रश्न की, अगर आपको टॉप भी याद होगा ना तो आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो इसका टॉप पे था गुजरात, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? गुजरात वाला पकड़ लो, गुजरात, केरल और पंजाब। आप खुद देखो ना, ये रहा, सबूत लाए भैया साथ में, ऐसा का बात कर दी। हाल ही में जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को जारी किया है जिसमें गुजरात बड़े राज्यों में टॉप पे रहा है। उसी तरह से सेकंड पे रहा केरल और थर्ड पे रहा है पंजाब। जबकि छोटे राज्यों में अगर बात करते हैं तो पहले नंबर पे होता है गोवा, फिर आता है त्रिपुरा और फिर आता है मणिपुर। अच्छा, ये सूचकांक, ये इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग ने। अब चलो कुछ वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो हम लोगों ने नहीं पढ़ाए थे करंट अफेयर्स में, लेकिन वो प्रश्न पूछे गए हैं, या इसमें वो भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो हमने पढ़ाए थे लेकिन कुछ घुमा करके पूछ लिया गया, डायरेक्ट नहीं पूछे गए। जैसे कि ये प्रश्न आप देखो, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में आपको ये कुछ इस तरह का दिया गया है, आपको चुनना है। डिटेल में पूछा है भाई साहब, डिटेल में पूछा है किस श्रेणी में किस शहर को विजेता घोषित किया गया। इतना डिटेल में यकीन मानो हम क्या, कहीं पर भी आप करंट अफेयर्स पढ़ लो या पढ़ते होंगे तो वहाँ पे वो भी नहीं बताते होंगे। तो भाई लेवल का एग्जाम है, सारे क्वेश्चन तो वो डायरेक्ट नहीं डाल सकता है, 2-4 में तो वो घुमाएगा ही सही, चाहे कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, 2-4 क्वेश्चन में तो वो घुमाता ही है। और इस तरह के 2-4 प्रश्न आपको छोड़ने के लिए होते हैं। करंट अफेयर्स में नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे मैथ्स हो गया, कुछ और आपके जीके के हो गए, तो जहाँ पे नहीं आए तो उन्हें छोड़ देना ही अच्छा होता है। एक समझदार और एक अच्छे स्टूडेंट्स की खास बात ये होती है, या उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किस क्वेश्चन को करे, किस क्वेश्चन को छोड़ दे। छोड़ना भी आना चाहिए, वरना नेगेटिव मार्किंग में कट जाता है उधर। चलो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। कल्चर के लिए चुना गया था, कल्चर में टॉप पे था इंदौर। शासन श्रेणी में गवर्नेंस में टॉप पे था वडोदरा। सामाजिक पहलू सोशल एस्पेक्ट्स में टॉप पे था तिरुपति। और नगर पर्यावरण में अर्बन एनवायरनमेंट में टॉप पे था, इसमें कौन सा शहर? भोपाल। अच्छा देखो, एक प्रश्न ये भी था आपका कि कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो इसका उत्तर होगा आपका हरियाली। ध्यान रखना ये। अब देखो एक प्रश्न ये था, मैंने आपको बोला ना कुछ प्रश्न ऐसे थे जो डायरेक्ट नहीं आए, घूम के आए, या हमने उनको नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब भी इससे रिलेटेड प्रश्न आया है तो इसके बारे में आपको जरूर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात यानी कि स्टील के उत्पादन में सबसे ऊपर रहा है? तो स्टील के उत्पादन में सबसे ऊपर आपका है चाइना। इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोगों ने जरूर पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने बात की थी कि स्टील के उत्पादन में वृद्धि हुई है भारत में, लेकिन टॉप पे नहीं पूछा, वो टॉप पे है चाइना। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अब देखो एक प्रश्न ये था, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है। और ये प्रश्न इतना मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि हमने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, या कब पढ़ाया था, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ, जब भी हम योजनाओं का रिवीजन करते हैं, जैसे योजना वाला प्रश्न आता है, डेली करंट अफेयर्स आप देखते होंगे तो आपको याद होगा, तो पुरानी योजनाओं का रिवीजन जब हम करते हैं तब इस क्वेश्चन को हमने ज़रूर लिया हुआ है। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि रिवीजन वाले वीडियो में आपको बताया या डेली करंट अफेयर्स वाले में, लेकिन ये देखा देखा ज़रूर लग रहा है, इसलिए मुझे याद है कि हाँ एक आध बार, ज़्यादा बार नहीं, एक आध बार बताया है, इसलिए शायद मुझे इतना ध्यान भी नहीं आ रहा है। तो इसका पहला वाला पॉइंट तो सही होगा, 2014 में इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका क्या हो सकता है, आप ही बताइए। मेक इन इंडिया, भारत में निर्माण करो, कि भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। दूसरा वाला तो आप देखते ही पता लगा दोगे, हाँ ये सही है। अगला देखते हैं। अब देखो एक प्रश्न ये था, जल जीवन मिशन योजना को किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया? अब देखो ये अच्छा प्रश्न है, ये मैंने आपको जरूर पढ़ाया है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक ले लिया उसने, हमने पढ़ाया ये कि जल जीवन मिशन योजना कब शुरू हुई थी, तो आप कहोगे 2019 में। कई बार हम रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन प्रश्न इसमें थोड़ा सा घुमाया है कि किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी।
इस योजना को, तो इसका उत्तर होगा 2021-22। तो ये अच्छा प्रश्न था। अगला देखते हैं। एक प्रश्न आपका ये था कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप में आप देखोगे कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। तो ये हाँ, हम लोगों ने नहीं पढ़ा था ये प्रश्न। तो देखो इसका पहला वाला क्या है, ये चैंपियनशिप इटली में हुई थी, बिल्कुल सही है, और भारतीय टीम ने इसमें रजत पदक जीता था। तो दोनों के दोनों इसके सही है ऑप्शन। अगला देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न हम लोग पढ़ जरूर चुके हैं, ये मेरे को मिला नहीं है लेकिन हमने पढ़ा ज़रूर है, या जब भी आपने देखा होगा इसकी अध्यक्षता इस साल ये करने वाला है, एससीओ की अध्यक्षता ये करेगा, उसकी अध्यक्षता ये करेगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं कि बिम्स्टेक की कौन करेगा, आसियान की कौन करेगा, वो सारे हम कई बार रिवाइज करते हैं। वहाँ आपने इसको ज़रूर नोटिस किया होगा अगर आपको याद रहा हो तो। देखो प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि 30 मार्च 2022 को हुआ था, इसको संबोधित किया था। तो संबोधित तो किया था इन्होंने, लेकिन ये हुआ कहाँ पे था? आपको याद होगा, ये श्रीलंका में हुआ था, न कि भारत में। मतलब भारत के पास इसकी अध्यक्षता नहीं है, श्रीलंका के पास है 2022 में। तो केवल एक ही इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला देखते हैं। मैंने आपको बोला ना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको अपने वीडियो से देखने को मिल जाएंगे कि हाँ ये हमने पढ़ा था एज इट इज, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़े, वो मैंने ईमानदारी से आपको बताया, लेकिन कुछ ट्रिकी हैं जो आपको लगेगा यार ये पढ़ तो रखा है लेकिन याद नहीं आ रहा, या डायरेक्ट उठ करके नहीं आया, उसको अलग तरह से उसकी फ्रेमिंग की गई, तो वहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। जैसे कि ये प्रश्न आप देखो, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ये शायद हमने नहीं पढ़ा था, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये दोनों इसका सही उत्तर होगा। तो देखो इस प्रश्न पत्र में से लगभग 27-28 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो मुझे लगा ये करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। बाकी आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो हो सकता है एक आध प्रश्न आपको लग जाए कि हाँ ये छूट गया। वैसे तो मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चन में लेकर के आया, और टाइम न होते हुए भी मैंने कोशिश की है कि ये मैं इस तरह से प्रेजेंट करूं कि आपको मैं लाइव दिखाऊं कि ये हम लोगों ने पढ़ा था, देखो। और एक्स्ट्रा मेहनत करके मैंने उनके लिंक भी आप लोगों के लिए नीचे डाल दिए हैं। लिंक पे डायरेक्ट आपको क्लिक करना है अगर किसी प्रश्न को आप पूरा देखना चाहते हैं, और उस वीडियो में उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे उस वीडियो पे आप चले जाओगे तो वहाँ आपको प्रश्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस तरह से उनको सेट कर दिया कि डायरेक्ट उस प्रश्न पे आप चले जाओगे। तो वाकई बहुत मेहनत लगी है। अब ये वीडियो बना लिया, उसके बाद मैं नहाऊंगा, अब खाना खाऊंगा, और उम्मीद करूंगा आप लोग इसे ज़रूर शेयर करेंगे ताकि जब बाद में इस वीडियो को मैं देखूं तो मुझे लगे कि हाँ इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो मुझे भी खुशी होगी। और आगे इस तरह के वीडियोस मुझे बनाना चाहिए, इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो टाइम नहीं रहता लेकिन फिर भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं और जो स्टैटिक से संबंधित हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके रिवीजन वाले वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो रिवीजन वाले वीडियो में हम बार बार शीटों को रिवाइज करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे फिर से रिपीट होंगे, फिर से देखने को मिलेंगे। अगर रिवीजन वाला वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया है भैया तो देखो ज़रूर, बेनिफिट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और तो मैं आप लोगों से क्या कहूँ, बाकी आप खुद समझदार हो। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू।